पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! सन 60 का नक्शा है, जो कि ये जो है ये रेलवे पटरी दिखाई दे रही है, ये बंजर जगह दिखाई दे रही है उस टाइम पे, ये इंदिरा नगर बसी हुई है, ये जो है खेत खलियान है, ये हमारा कब्रिस्तान है और ये बागीचे वगैरह हैं जो 1367 फसली में दिखाई दे रहे हैं। कितनी मेहनत से हमने घर बनाए। ये कोई रेलवे की जगह नहीं है, क्योंकि रेलवे अभी तक अपना कोई पुख्ता सबूत साबित नहीं कर सका है। ट्रेन से आने से पहले यहाँ पे लोग रह रहे हैं। हमने जो कागज पेश करे हाई कोर्ट हमने सुनी कब रहा, सुना ही नहीं, एक तरफा फैसला हो गया। हम तो जान दे देंगे, घर नहीं देंगे अपना। हमारे सिरों पे से छत है, कैसे हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। जब हमने बनाया था जब ही क्यों नहीं इन्होंने रोक लगाया, जब ही क्यों नहीं करा। और इनकी तो ये जगह है ही नहीं, ये तो इनकी जबरदस्ती है अपनी जगह मानने के लिए, समझे। अगर तोड़ जाएंगे तो हमारी जान पे हम अपनी जान कर देंगे, हम नहीं तोड़ने जाएंगे हम। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी और आवाजें आपने सुनी, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी के उन करीब 4300 परिवारों की कहानी है जिनके सिर से इस भीषण सर्दी में छत छीनने की नौबत आ गई। ये लोग गुस्से में हैं। इनमें से कई की दलील है कि वो पिछले 50 साल से ज्यादा एक जगह पर रह रहे हैं, वहां से उन्हें बेरहमी से हटाया जा रहा है। लेकिन यह माजरा क्या है, इसे समझने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के पिछले महीने दिए गए फैसले को देखना होगा। इस फैसले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन पर गफूर बस्ती में हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2 जजों की एक बेंच है जिसने पिछले महीने एक फैसला दिया और उसमें रेलवे और स्थानीय प्रशासन को गफूर बस्ती में हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरसी खुलबे और जस्टिस शरद कुमार शर्मा की बेंच ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर यह फैसला सुनाया और उन्होंने बोला कि यह नजूल की भूमि। कोर्ट ने कहा कि यह रेलवे की जमीन है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे की तत्कालिक जरूरतों को देखते हुए अतिक्रमण हटाना जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि करीब 29 एकड़ के इस इलाके में करीब 4300 परिवार रहते हैं और इस इलाके में कई धार्मिक स्थल, स्कूल, दुकानें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पानी की टंकी, ये सब हैं। सरकारी स्कूल सोचिए। इस आदेश का असर इस इलाके में करीब 2.25 किलोमीटर की लंबाई में रेलवे पटरी के किनारे बनी 4365 झुग्गियों पर पड़ेगा। इन झुग्गियों में और घरों में कई परिवार बीते कई दशकों से रह रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन झुग्गियों को रविवार से 7 दिन के अंदर हटाने के नोटिस दिए जा चुके। उधर राज्य सरकार ने कहा है कि इस मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है क्योंकि जमीन रेलवे की है और करीब 1 दशक तक सभी पक्षों को सुनने के बाद अब हाई कोर्ट का आदेश रेलवे के पक्ष में आ गया है, तो वो क्या कर सकते हैं। अतिक्रमण की प्रक्रिया शुरू किए जाने से पहले इस इलाके के निवासियों को अपने लाइसेंसी हथियार प्रशासन को सौंपने के आदेश दिए गए। कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अतिक्रमण वाले इलाके का ड्रोन से सर्वे भी किया है, ले लिया है उन्होंने, और उन इलाकों की पहचान की जानी शुरू कर दी गई है जहां पर अतिक्रमण हुआ है। उधर जमात इस्लामी हिंद ने एक बयान में यह कहा है कि विवाद 29 एकड़ की जमीन पर था, जबकि नोटिस करीब 80 एकड़ की जमीन पर दे दिया गया है और यहां पर लगभग 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं जो बेघर हो जाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया है।
जिसके बाद जिस इलाके की झुग्गियों को हटाया जाना है वहां विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। लोग विरोध में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जहां गुरुवार को सुनवाई होगी। इस मुद्दे पर आगे विस्तार से बात करेंगे, और पहले हल्द्वानी से हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की यह रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी कस्बे के बनफूलपुरा इलाके के करीब 50,000 लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे इस इलाके के 4,365 मकानों को अब नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है, जिसके बाद से यहां रहने वाले लोगों के अंदर बेचैनी है। हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है, ये पटरियां गुजरी हैं और इसके साथ में 78 एकड़ की जमीन पर रेलवे ने अपना दावा किया है और ये कहा है कि उस 78 एकड़ की जमीन पर तकरीबन 4,300 मकान बने हुए हैं जो कि अवैध है और अब इन मकानों को तोड़े जाना है। लेकिन बनभूलपुरा रातों रात नहीं बसा। ये कैसे बसा और यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं, ये जानने के लिए हम बस्ती के अंदर चलते हैं। यहाँ हमें 66 साल की शाहजहां मिली। बताती हैं कि इसी बस्ती में पैदा हुई और शादी भी यहीं हुई। अब सालों पुराने घर को अवैध ठहराए जाने से वो बदहवास हैं। मेरी जितनी उम्र है उतने साल हो गए मुझे यहाँ। हकीकत बात है, मेरी पैदाइश ही की है। मेरा मैका भी यही है। ये मैंने अपना घर बनाया है बड़ी, उससे मेरा आदमी भी नहीं है, मैंने बड़ी मेहनत से बड़ी जिस इज्जत से अपना घर बनाया, उसको दिल ये हो रहा है कि हमारा अब लुट जाएगा तो क्या रहेगा। इन्होंने कोई जगह यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से फेंका हमें यहाँ को, अब यहाँ से भी हमें उठा रहे हैं तो क्यों। उनकी लाइन 3 दफे बदल गई है, अब फिर ये उठाना चाह रहे हैं तो क्यों उठाना चाह रहे हैं। बनभूलपुरा में हमें जितने लोग मिले उतने ही तरीके के उनके पास दस्तावेज। 65 साल के अयूब के पास 1960 का ये नक्शा है। ये अवैध अतिक्रमण इस मामले में अनोखा भी है कि यहाँ रेलवे की जमीन पर 4 सरकारी स्कूल, 2 पानी की टंकी और 1 सरकारी बैंक तक बन गए हैं। सन 60 का नक्शा है, जो कि ये जो है ये रेलवे पटरी दिखाई दे रही है, ये बंजर जगह दिखाई दे रही है। उस टाइम पे ये इंदिरा नगर बसी हुई है। ये जो है खेत खलियान है, ये हमारा कब्रिस्तान है और ये बागीचे वगैरह हैं जो 1367 फसली में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर घर गिराया जाना क्या आदेश हुए हैं, वो कहाँ पर है? यहाँ पर वो जो है ये जिनको मकानों गिराया आना ये है, इससे ऊपर के भी हैं, और ये जो है ये लैंड नंबर ये जो यहाँ पर जो है, और दूसरा ये इन सब मकानों को गिरा जाना जो पुराने खेत खलियान है, जो कि सर्वे में बगीचे थे पुराने टाइम के, और आज थोड़ी आबादी में तब्दील हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि जब लोग यहाँ बस रहे थे तब रेलवे कहाँ था? दरअसल बनभूलपुरा का मामला 2013 में उस वक्त उठा जब अवैध खनन के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे और प्रशासन संयुक्त रूप से सर्वे करके अतिक्रमण का पता लगाए। जवाब में रेलवे ने कहा कि 2.2 किलोमीटर लंबाई में अतिक्रमण है। 2017 में रेलवे ने कहा कि 4,365 मकान अवैध हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। उधर इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। अवैध ठहराए गए इस इलाके में 90% मुस्लिम आबादी है और यहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेस से हैं। इसके चलते विपक्षी पार्टियां सत्ता में काबिज बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं। रेलवे ने किस किसान से ली या किस राजा नवाब से ली, ये सार्वजनिक करे, ये बताए सबको। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी लकीर खींच दी जाए कि ये साहब हमारी जमीन है। दूसरी बात, जो यहाँ की सरकार है उसको इंसानियत के नाते इन लोगों की मदद करनी चाहिए।
हालांकि फरीदाबाद के खोरी गांव में इसी तरीके का अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए लोगों का पुनर्वास करने को कहा था। हल्द्वानी का ये रेलवे स्टेशन 100 साल पुराना है, तो इसी के चलते ये अतिक्रमण भी कई साल पुराना है। लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दे दिया है। लेकिन इस कानूनी फैसले की आड़ में प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि लोगों के साथ नाइंसाफी भी न हो। हल्द्वानी से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देखिए, यही एक बड़ा मुद्दा है। हल्द्वानी में हजारों लोग परेशान हो गए हैं। कोर्ट का एक आदेश आ गया है। तो जैसे कि रवीश रंजन शुक्ला अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि पहले जब ये हो रहा था तब क्यों नहीं रोका गया, और अब आप सोचिए, आप पुनर्वास की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लोग चले जाएं, यहां से ये मकान टूटेंगे, वो कहां चले जाएं? कोई सामान थोड़ी है कि आपने उठा करके बाहर कर दिया या इधर से उधर किसी गोदाम में। ये लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, 50,000 लोग कहां जाएंगे? इनके पुनर्वास की बात कौन करेगा? रातों रात बिना पुनर्वास योजना के छत क्यों छिने? आपको यह भी बता दें कि यह पूरा मामला कहां से शुरू हुआ। हल्द्वानी के इस मामले में मूल पत्रकार रेलवे नहीं है, बल्कि रविशंकर जोशी नाम के एक याचिकाकर्ता हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में क्या कहा गया, यह बताने के लिए हमारे साथ हैं याचिकाकर्ता रविशंकर जोशी के वकील राजीव बिष्ट। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी से बात करने के लिए। मुझे आप ये बताइए कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, क्योंकि इसको लेकर के एक पूरी बात यही छिड़ती है कि दशकों तक एक चीज चलती रही और अब एकदम से ये कहा जा रहा है कि अब आप हट जाइए। देखिए, अगर आप इसके एस्पेक्ट्स देखेंगे तो ह्यूमैनिटेरियन देखें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखें, चाहे लीगल एस्पेक्ट देखें। देखिए, क्योंकि मैं कोर्ट में पूरा इसमें केस में इन्वॉल्व रहा हूं, इसलिए मैं कहूँगा कि लीगल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो जो जमीन है उस पे रेलवे ने अपने अधिकार सिद्ध किए हैं। उन्होंने अपने नक्शे, अपने ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स सब कोर्ट के आगे दिए। और दूसरा पक्ष देखा जाए तो जो सो कॉल्ड अतिक्रमण करता हैं, इनको डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कोर्ट ने कई बार मौका दिया। इवन जब कुछ पिछली पीआईएल चल रही थी 2016 में, उसमें भी एविक्शन के ऑर्डर्स हुए थे, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी केवल 3 महीने का एक्सटेंशन दिया, एक इंटरिम रिलीफ दिया था और ये कहा था कि आप लोग अपना जो पक्ष है हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें। तब से ये 2017 से 2022 तक कई बार मौके मिले। जो ये दूसरी पीआईएल हमारी जिसमें ये ऑर्डर हुआ है, उसमें पेपर पब्लिकेशन हुआ था, जिसमें जितने भी अफेक्टेड पार्टीज हैं उनसे ये कहा गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करें, एप्लीकेशन फाइल करें। तो मात्र 10 एप्लीकेशन आई थी। 4365 केसेस में से केवल 10 एप्लीकेशन आई थी, जिनमें किसी में 10-12, किसी में 2-4 ऐसे अलग अलग एप्लीकेंट्स थे। बट कोई भी डॉक्यूमेंट, पुख्ता डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर सके। कोर्ट ने बहुत कंसिडर करते हुए 176 पेज का ऑर्डर दिया है। अगर आप लोग पूरा पढ़ने के बाद अगर उसको कोई बात करेंगे तभी वो होगा, क्योंकि बिना ऑर्डर पढ़े कोई भी बात करना, जैसे पॉलिटिक्स की जा रही है इस समय और कम्युनल इसको रंग दिया जा रहा है, तो वो बड़ा गलत है। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है राजीव जी। इसी वजह से आप देखिए, इस पूरे कार्यक्रम में हम उस पहलू पर जा ही नहीं रहे हैं। हम तो एक मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं, और मानवीय पहलू ये है कि एक जगह इतने एकड़ जमीन जहां पर इतने सारे लोगों की बसावट है, वहां पर बताया जाता है स्कूल है सरकारी, वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पानी की टंकी 2-2 है, सीवेज लाइन बिछी हुई है। ये सब सरकारी सुविधाएं जो है ना, जो पहुंची हैं वहां पर, अब एकदम से वो सब इलीगल हो गया। अगर आप मुझे सुने तो ये अचानक नहीं हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ है। ये मामला इनफैक्ट 2007 से एक पुरानी पीआईएल में उसमें भी हुआ था। 2013 की जो हमारी दूसरी पीआईएल जो रविशंकर जोशी जी की थी, मामला भले ही वो उस समय पुल का था, बट उसमें पोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद रेलवेज को पार्टी बनाया और उसमें ये आया कि हाँ, किस तरह से अवैध खनन के लिए एक पर्टिकुलर एरिया के लोग जिम्मेदार हैं,
जो कि रेलवे की जमीन पे कब्जा करके बैठे। तब से ये मामला चलता रहा, कई डॉक्यूमेंट्स पेश हुए, हर पार्टी को मौका मिला। ऐसा नहीं कि अचानक ये रातों रात हुआ है, इसमें बहुत लंबा टाइम मिला है। हर किसी को मौका दिया गया अपने डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करें, लेकिन कोई भी एक डॉक्यूमेंट, पुख्ता डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर सका। कोर्ट ने पूरा कंसिडर किया है। और एक चीज और सुन लीजिए, ये जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है, क्या ये कोई पॉलिटिशियन जो अभी धरने दे रहे हैं या वो तो आप छोड़ दीजिए ना राजीव जी, इसीलिए मैं बार बार, आपने 2 बार जिक्र कर दिया पॉलिटिक्स का। मैं तो पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक मानवीय पहलू पर बात कर रहा हूं कि 50,000 लोग अगर हटेंगे तो वो कहां जाएंगे, क्योंकि ये लोग हैं और हम जानते हैं कि सरकार की भी पुनर्वास योजनाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं, आप पुनर्वास योजनाएं होती हैं, सरकार ने पॉइंट जाना चाहिए। पर क्या एलिजिबल लोग हैं? जो एलिजिबल लोग हैं वही जाएं। वो हमारी भी प्रेयर थी, हमारे पीआईएल में प्रेयर है कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। ठीक। अब वो एलिजिबल लोग कौन है, वो तो लोग अपना डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तभी होगा। और चलिए राजीव जी, तो ये आप भी ये बात मानते हैं कि जो जायज जिसका पुनर्वास होना चाहिए, जिसके पास कागज हैं, उसका पुनर्वास हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको ये भी बता दें कि 2020 और 2021 में भी रेलवे इन इलाकों में 15 दिन में कब्जा खाली करने का नोटिस दे चुका है, फिर भी अवैध कब्जे नहीं हटाए जा सके। यहां रह रहे लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, जैसे कि अभी जिक्र किया हमने। लोगों के पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके साथ ही स्थायी निवास का प्रमाण पत्र भी है। अगर ये सब इलीगल है, इंक्रोचमेंट है, तो फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहे हैं? बिजली की लाइन, सीवेज लाइन, सब यहां पर है। यहां कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लाभ ले चुके हैं। कई लोगों का तो दावा यह भी है कि वे नगर निगम को टैक्स भी देते हैं। लोगों के पास बिजली पानी के कनेक्शन भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का एक आदेश इन लोगों के रास्ते की अड़चन बन सकता है। पिछले ही साल 16 दिसंबर को गुजरात के सूरत में रेलवे की जमीन पर बसी करीब 5,000 झुग्गियों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सख्त रुख अपनाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की एक बेंच थी। उन्होंने कहा कि सभी बड़े शहर बस्तियों में बदल गए हैं। यह कहानी 75 साल से चल रही है और हम अगले साल आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। कोर्ट ने झुग्गियों के पक्षकारों को राहत न देते हुए कहा था कि भारतीय रेलवे को अपनी जमीन पर अतिक्रमण की खुद जिम्मेदारी लेनी होगी और सख्त कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि वो गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत आपराधिक कार्रवाई शुरू करें। कोर्ट ने कहा कि रेलवे अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता और यह सिर्फ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। समय आ रहा है कि कॉरपोरेशन अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी को उठाएं। रेलवे को यह भी कहा गया कि वो अतिक्रमण की इजाजत देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें कि किसने आदेश दिए। कोर्ट ने गुजरात सरकार और रेलवे को भी यह कहा कि वो हटाई गई हर झुग्गी के एवज में 6 महीने में 2,000 रुपए मुआवजा भी दें ताकि लोगों को नई जगह पर घर बसाने में मदद मिले। कोर्ट ने यह भी कहा, यह सब आदेश हैं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अर्जियां दी जाएं तो लोग योग्य पाए जाएं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से गुजरात के सूरत में रेलवे की जमीन पर बनी हजारों झुग्गियों को हटाने का रास्ता साफ हो गया। इन झुग्गियों के कारण करीब 2.5 किलोमीटर की लंबाई में सूरत से जलगांव के बीच रेलवे लाइन को पूरा करने का काम जो रुका हुआ था, वो उसका रास्ता खुला। इस केस में याचिकाकर्ताओं के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील दी थी कि लोग रेलवे की जमीन पर 60 साल से रह रहे हैं और उनके पास निवास का सबूत भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश है, इसके बाद ही रेलवे ने अपनी सभी जो जोन्स हैं उनको आदेश दिया कि वो रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी करे, वो कार्रवाई अपनी पूरी करे।
अब एक सवाल यह भी है कि रेलवे की कितनी जमीन पर अतिक्रमण है। 7 दिसंबर 2022 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह बताया है कि 31 मार्च 2022 तक रेलवे की 4.86 लाख हेक्टेयर जमीन में से करीब 782.81 हेक्टेयर यानी कि 0.16% जमीन पर देश के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हो चुका है। इसमें से करीब करीब 160 हेक्टेयर जमीन उत्तर रेलवे की, यानी कि नॉर्थ इंडिया में यह दिक्कत ज्यादा है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सुदामा सिंह एवं अन्य बनाम दीपक एवं अन्य मामले में यह कहा था कि राज्य द्वारा किसी को भी बेदखल करने से पहले एक सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जिनके पुनर्वास की जरूरत है। आप देख रहे हैं यहां पर रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास को लेकर के एक योजना है। इसके बाद हर व्यक्ति का ठीक से पुनर्वास किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में संयुक्त राष्ट्र के विकास आधारित निष्कासन और विस्थापन से जुड़ी गाइडलाइंस का हवाला भी दिया है। ये सारी चीजें अदालतों में हो चुकी हैं। इनके मुताबिक सरकारों को यह साबित करना होगा कि निष्कासन या विस्थापन से बचा नहीं जा सकता, कि वो मजबूरी है। राज्य यह सुनिश्चित करे कि निष्कासन यानी कि एविक्शन से कोई बेघर ना हो और किसी के मानवाधिकारों का हनन ना हो। कानून की इस तय प्रक्रिया से हटना एक अन्यायपूर्ण, अनुचित, अतार्किक फैसला होगा। अब आप सोचिए, यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइन जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, अतिक्रमण के मुद्दे पर 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक फैसला है। अजय माकन बनाम भारतीय संघ केस में हाई कोर्ट ने क्या कहा था, आइए आपको वो बताते हैं। हटाने से पहले प्रभावितों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। सभी प्रभावित लोगों को नोटिस जारी करना होगा जो पर्याप्त हो और तर्कसंगत हो। यह भी बताना होगा कि कहां और कितने समय में बसाया जाए। खराब मौसम या रात के वक्त में किसी को नहीं हटाया जाएगा। वैसे अतिक्रमण हटाने का मामला रेलवे से ही नहीं जुड़ा हुआ है। कई जगह शहरों के अंदर अनियमित और अवैध तरीके से झुग्गियां भी बसाई गई हैं, जिनके बसने के वक्त तो अधिकारी और नेता आंखें मूंद रहे थे, फिर वो बाद में वोट बैंक में तब्दील हो गए, तो उसके बाद तो फिर उनके फेवर में ही हो गया। लेकिन जब कोई संस्था अतिक्रमण हटवाने के लिए कोर्ट जाती है तो मामला सुर्खियों में आ जाता है। ऐसे मामलों में सियासत भी खूब होती है। झुग्गियों को बसाने की योजनाएं भी बनती हैं। सरकारें कई जगह बस्तियों को नियमित भी करती हैं, मतलब रेगुलराइज कर देती हैं और खाली करने के लिए वहां रहने वाले लोगों को नई इमारतों में बसाती हैं। यानी कि ये तय एक परंपरा है, ये होता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका उल्लेख किया है, यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में बात कर रही है और सरकारें खुद चाबियां बांट रही हैं। नवंबर के महीने में, नवंबर 2022 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के कालकाजी में झुग्गियों में रहने वाले 3000 से ज्यादा लोगों को उनके फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। ये सभी आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार थे। प्रधानमंत्री की सबके लिए आवास योजना के तहत डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसी 376 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास में काम भी किया। तो जब दिल्ली में हो सकता है तो हल्द्वानी में क्यों नहीं हो सकता? और अगर हल्द्वानी में अब तक पुनर्वास योजना नहीं बनी है तो ऐसी क्या जल्दी है लोगों के घर तोड़ने की? आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। बीते 7 दशकों में हमारे शहर समग्र विकास से, संतुलित विकास से, होलिस्टिक डेवलपमेंट से वंचित रह गए। जिस शहर में एक और ऊंची ऊंची भव्य इमारतें और चमक दमक होती हैं, उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ियों में बदहाली दिखाई देती है।
आइए, अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं, सुमित हृदयेश। आप विधायक हैं हल्द्वानी के, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुमित जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम, शाहीन बाग 2.0, ये सारी बातों से जरा सा ऊपर उठ के, क्योंकि ये क्या है ना, ये मैं समझता हूं कि ये ट्रैप होता है। आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे, उसके बाद तमाम बात करेंगे, और इसमें एक जो मानवीय पहलू है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। और मानवीय पहलू ये है कि अगर यहां पर बुलडोजर चलेगा तो 50,000 लोग सड़क पर आएंगे सर्दी में, वो कहां जाएंगे? आपको नहीं लगता सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सियासत और राजनीति हावी ना हो, और न्याय की जो प्रक्रिया है और भारत का जो संविधान है और भारत के नागरिकों की जो अधिकार हैं, जो संविधान में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखे गए, इन अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन ना हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और इस रास्ते पे मैं क्षमा चाहता हूँ, इस रास्ते पे हम लोग सब चलें, इसके लिए हमें अथक प्रयास करने हैं। तो न्यायपालिका ने एक निर्देश दिया, हमारे हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और जो उसमें कानूनी विसंगतियां हैं उनको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो कानून इस देश का है, जो संविधान इस देश का है, जो सर्वोच्चतम न्यायालय की जो प्रक्रिया है, जो न्याय का जो मंदिर है, उस पर हमें विश्वास है कि वहां से निर्णय पक्ष में आएगा, और जो मानवता है वो कहीं भी शर्मसार नहीं होगी और सियासी भेंट नहीं चढ़ेगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं विश्वासों के साथ और इस पूरी प्रक्रिया में पहले दिन से मैं आपको बता दूं कि हम लोग हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें तैयारी में कहीं हमने कमी नहीं छोड़ी। सियासी बातें करने वाले और सियासत करने वाले और राष्ट्रीय मीडिया के चैनल आज हल्द्वानी की सरजमीन पर आए हैं। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे, लोगों के बीच में भी लगातार बने हुए थे, और लोगों सुमित जी, ये भी समझाना एक बात ये होती है कि ये जो पूरा मामला अदालत में गया वो अवैध खनन का मामला था, और फिर उसी से चलते हुए ये बात हुई कि अवैध खनन करने वाले लोग कहाँ रहते हैं। तो फिर ये बात आई कि वो इस अवैध कॉलोनी में रहते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तब जाकर के ये आदेश आया। ये पूरी क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या यहां पर एक अजम्पशन किया गया है, अदालत द्वारा नहीं, मैं अदालत पर कोई सवाल नहीं कर रहा, क्या यहां पर यह बात मानी जा रही है कि कुछ लोगों की गलती हो सकता है, कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हो, 50,000 लोग अवैध खनन कर रहे हैं, और अगर वो उन्होंने अतिक्रमण किया है तो उनके पुनर्वास के लिए आपको क्या लगता है कितनी आवाज उठनी चाहिए? और जब तक वो नहीं हो जाता तब तक क्या घर तोड़ दिए जाए? मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो महानगरों का स्वरूप है उत्तराखंड में, अगर मैं हल्द्वानी की बात करूं, रुद्रपुर की बात करूं, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, प्रमुख महानगर है हमारे, इसमें 70% जो जमीन है वो नजूल भूमि है, सरकारी भूमि पे लोग वास करते हैं। संसाधनों की लोगों पे कमी होती है, सारे लोग फ्री होल्ड और रजिस्ट्री अपनी नहीं करा पाते, नजूल भूमि पे वास करते हैं। वास्तविक सत्य है, जमीनी सच्चाई है। और जो रेलवे ने कभी भी अपना अलग से कोर्ट नहीं गई, अपना अलग से उन्होंने कभी भी दावा पेश नहीं करा। जैसी आपने पीआईएलओ की बात करी, इन पीआईएलओ के निस्तारण का जब समय आया, इनके जब पक्षपात जो भी पक्ष थे उनसे जब सवाल और जवाब मांगे गए, तो रेलवे ने इकलौता एफिडेविट जो आज तक दिया है हाई कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को, उसमें 29 एकड़ उन्होंने अपना बताया। लेकिन अचानक वो एक लंबी लकीर खींच देते हैं 78 एकड़ की, और राज्य सरकार जिसमें 2/3 भूमि 78 एकड़, हमारा मानना है, हमारे पास जो सबूतों का चट्टान है जो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी पेश करा जाएगा, ये नजूल भूमि राज्य सरकार की भूमि है। क्योंकि यहाँ सरकार ने स्कूल बनाए, सरकार ने अस्पताल बनाए, नगर निगम ने कम्युनिटी सेंटर बनाया, यहाँ पे मंदिर हैं, 70 साल पुराने मस्जिद हैं, और प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। तो कई ऐसे विषय हैं जिसमें आप देखेंगे विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को हम लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट तो गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से लगातार मैं विधायक हूं हल्द्वानी से, पहले दिन से जब मैं निर्वाचित हुआ, मेरी उनसे मांग रही माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप रेलवे का और राजस्व का संयुक्त सीमांकन कर दें, ताकि सीधी सी बात है, राजस्व की कौन सी भूमि है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। बिल्कुल। सुमित हृदयेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानबूझकर यहाँ पर और अब चलते हैं रविश रंजन शुक्ला, जो कि हमारे सहयोगी हैं, हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविश रंजन शुक्ला, जानबूझकर बार बार हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम राजनेताओं से या जिनसे भी बात कर रहे हैं वो राजनीति से इस मुद्दे को दूर रखें, क्योंकि वो सबसे सरल काम है। तुरंत कांग्रेस बीजेपी, तुरंत हिंदू मुसलमान, तुरंत शाहीन बाग और हल्द्वानी,
ये सब करके क्या है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बहस हो जाएगी, नतीजा नहीं निकलेगा। आपको नहीं लगता है ये मसला, ये मानवीय पहलू एक है इसका, और मानवीय पहलू ये है कि ये अतिक्रमण कई दशकों से था और अब अगर हटाने का आदेश आया है तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। आप अगर इस सर्दी की सर्द रात में, जहां पर आप भी एकदम ठिठुर रहे हैं, धुआं निकल रहा है मुंह से, ऐसे में जब लोग उनके घर टूट जाएंगे तो ये 50,000 लोग कहां जाएंगे? जी बिल्कुल संकेत, हमारे यहाँ एक कहावत है कि हौसला और घरौंदा जिस किसी का भी टूटता है वो शख्स के ऊपर में दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। तो यहाँ तो हौसला भी टूट रहा है और घरौंदा भी टूटने का डर है। तो इसी के वजह से आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में खास तौर पर महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर निकली, कैंडल मार्च लगातार हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस मानवीय त्रासदी को भी समझना चाहिए। जिन लोगों के सर पर छत है वो बड़े आराम से उस छत के नीचे ये सोच सकते हैं कि ये तो अवैध अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर, और इस आप जगह को देखिए, ये कोई रातों रात नहीं बना हुआ है, यहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी उस तरीके से नहीं है। यहाँ पर सारे पक्के मकान हैं और ऐसे पक्के मकान हैं जो कि 40-40, 50-50, 60-60 साल से यहाँ पर पक्के मकान हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये बन रहा था तो उस वक्त आखिर क्यों नहीं थी? अभी मैं सुन रहा था आपके शो में, वो पिटिशनर जो हैं वो कह रहे हैं कि अवैध जो खनन करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। अब आप देखिए इन सारे लोगों के चेहरे। अवैध खनन जब होता था तब होता था, अभी हमने पता किया बाकायदा लीगलाइज है और पट्टे उसके दिए जाते थे। और अगर अवैध खनन यहाँ पर हो रहा था तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? तो सवाल ये उठता है कि दो विभागों की लड़ाई में या कानूनी दांवपेच में ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो इतने सारे लोग, 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा संकट पैदा हो जाए। और इसको मानवीय तरीके से भी सोचने की ज़रूरत है। प्रशासन को भी, आज हमने प्रशासन से भी बात की, यहाँ तमाम सारे मौजूद लोग हैं, उनसे भी हमने बात की और इनका ये सब कहना है कि अभी तक पुनर्वास के ऊपर में कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी तक तो बस यही चल रहा है कि भाई बुलडोजर कब यहाँ पर आएंगे, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, फ्लैग मार्च हो रहा है, यहाँ पर पुलिस की आमद बढ़ी है। लेकिन जो एक मुख्य सवाल है एक इंसान के लिए कि आखिर उसके सर पर छत रहेगी, रोजी रोटी का क्या होगा, उसका अभी तक जवाब जो है वो प्रशासन ने खोजने की कोशिश नहीं की है। हम थोड़ा सा अगर आप मौका दें तो हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करें कि आखिर ये जो अवैध खनन की बात हो रही है, ये आप बताइए शोएब भाई कि यहाँ अवैध खनन करने वाले, जैसे प्ली दिया गया कि अवैध खनन करने वाले यहाँ लोग रहते हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, तो क्या अभी भी इस तरीके अगर लोग हैं तो आप लोगों को खुद ट्रेस आउट करना चाहिए इनको? देखिए, बात करें अगर अवैध खनन की, मानते हैं लोग अवैध खनन करते हैं, हर 10 तरीके के नंबर 2 लोग काम करते हैं, कोई यही नहीं करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। अगर अवैध खनन करने वाले कुछ लोग, चंद लोग अगर यहाँ रहते हैं तो उसमें फॉरेस्ट की कहीं ना कहीं अनदेखी है और फॉरेस्ट की मिली भगत होगी, उसमें बिना फॉरेस्ट के मिले अवैध खनन हो ही नहीं सकता। और अगर चंद लोग, 2-4 लोग, 10 लोग, 50 लोग भी, मैं कहता हूँ अगर अवैध खनन करते थे तो उसके मतलब ये तो नहीं कि 50,000 आदमियों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अवैध खनन करते तो प्रशासन का काम तो उनको रोकना चाहिए था। बिल्कुल, ये कानूनी मामला है कि उनके ऊपर में शिकंजा कसा जाए, जो लोग इस तरीके से ब्लैक शिप हैं उनको खोजा जाए, उनको अंदर किया जाए, ना कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों को है उसको बेघर कर दिया जाए। खनन एक मुद्दा था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं, तमाम बात आपसे करना चाहते हैं। रवीश, और भी आप रिपोर्ट जरूर दीजिएगा, लोगों की बात भी हम सुनते रहेंगे। सीधी सी बात है, कांग्रेस और बीजेपी से, हिंदू और मुस्लिम से, और शाहीन बाग और हल्द्वानी की जो डिबेट चल रही है ना, उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के इंसानियत के नाते सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछिए कि रातों रात जब इतने सारे लोगों की छत छीनने की बात हो रही है तो पुनर्वास की योजना कहां? 50,000 लोगों को आप सड़क पे लाना चाहते हैं क्या? अतिक्रमण हुआ होगा, ठीक है, कोर्ट का आदेश, उसके असम्मान, लेकिन लोग कहां जाएंगे? और सरकारें पुनर्वास करती आई, तो अब क्यों नहीं, इस मामले में क्यों नहीं? बस इतना सा सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों की खबर जारी रहेगी।
खबरों की खबर में आपका फिर से स्वागत है। अब चलते हैं एक और अहम मुद्दे पर। देश भर के कई शहरों में जैन समाज के लोग सड़कों पर हैं। उनका आरोप है कि उनके धार्मिक स्थलों पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। दरअसल जैन समाज मुख्य रूप से अपने 2 तीर्थ स्थलों को लेकर सरकार के रवैये पर बहुत नाराज है। इनमें से एक है जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी, जो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। जैनियों के दोनों संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर इसे अपना सबसे पवित्र तीर्थ मानते हैं। माना जाता है कि 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 ने यहीं समाधि लगाकर मोक्ष प्राप्त किया। एक पहाड़ी पर स्थित इस तीर्थ को झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। जैन समुदाय का आरोप है कि पर्यटन स्थल घोषित होने के बाद सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को भंग कर दिया गया। सैलानी यहां आते हैं, सैर सपाटा करते हैं और उसके बाद मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। जैन समुदाय गुजरात के भावनगर में पालिताना तीर्थ को बचाने की भी मांग कर रहा है। आइए देखते हैं गिरिडीह से मनीष कुमार की ये रिपोर्ट। हम फिलहाल पारसनाथ के उस स्थान पर है जहां से श्री सम्मेद शिखर की यात्रा जो है वो शुरू होती है। जैन धर्मावलंबियों का ये तीर्थ राज कहलाने वाला सम्मेद शिखर जो है आजकल चर्चा में है, क्योंकि पूरे देश में जैन समाज के लोग जो हैं आंदोलनरत हैं। हालांकि ये जो रास्ता है यहाँ आप पैदल जा सकते हैं, या आपने ये यात्रा की कितना समय लगा? यहाँ से हमको लगा है शाम को, हम रात को शुरू किए थे 2 बजे, अभी 2 बज रहा है, 12 घंटे लगते हैं। अच्छा, वहाँ रुके भी? नहीं, रुकने का कोई काम नहीं है। अच्छा, तो आप पूरे रात चलते रहे? हाँ, रात को 2 बजे से चले थे, अभी चल ही रहे हैं, रुकने का कोई नहीं। क्या उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अपने धर्म को बढ़ाना, और ये सब चलता है अभी। कहाँ से हैं? मैं बड़ौदा से। अच्छा, हमेशा आते हैं यहाँ? नहीं, मेरा पहली बार है। कैसा लगा? अच्छा लगता है। लोग इस तरीके से भी जा सकते हैं, परिवार के लोग, और यहाँ पर बाइक की भी व्यवस्था होती है, बाइक से भी लोग जाते हैं। कई लोग हैं, ये लोग पैदल इन्होंने पूरे सम्मेद शिखर की यात्रा की है। आइए इन लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने कब स्टार्ट किया था? मैंने सुबह 2:30 बजे से स्टार्ट किया था, तब से मैं अभी उतरा हूँ। 2:30 बजे किया था मैंने। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया यहाँ पर, जो मेरी इच्छा थी वह पूर्ण हो गई मेरी। कई लोग हैं, ये तो यूथ हैं, क्या कितने देर में पूरी की? हमने अभी सुबह निकली थी, तो हमने बिना रुके और बिना बैठे हमने ये वंदना पूरी कंप्लीट की है। बहुत आनंदमय अनुभव, अच्छा था। काफी कुछ नया सीखने को मिला। आपने कोई सहारा नहीं लिया? नहीं। जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, एंजॉय किया। बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत मजा आया हमें। पहली बार आई थी? पहली बार आए हैं। हम फिलहाल जैन धर्म के अनुयायियों के तीर्थराज कहे जाने वाले श्री सम्मेद शिखर मंदिर के प्रांगण में हैं। ये मंदिर जो है काफी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर है। यहाँ से कहा जाता है कि झारखंड में ये सबसे ऊंचा स्थल है।
इस स्थल की पौराणिकता के बारे में सब जानते हैं कि जो जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं वो अयोध्या में जन्म लेते हैं एवं समेत शिखर से निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस आधार पर समेत शिखर जो पर्वतराज है उसका कण कण जैन धर्म के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। फिलहाल जो इस धर्म के लोग हैं वो इस बात को लेकर पूरे देश में फिलहाल उद्वेलित हैं, आंदोलनरत हैं कि इसे पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। उनका कहना है कि ये जो समेत शिखर है इसे तीर्थंकरों का मोक्ष स्थल है, अतः अगर इसे सरकार पर्यटक स्थल बनाकर यहाँ पर विकास करेगी तो अन्य धर्म के भी लोग काफी ज्यादा आएंगे। इसलिए इसे जैन धर्मावलंबियों के लिए धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं को सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, इसलिए इसे जैन धर्म तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। फिलहाल सरकार से यहाँ पर जैन मुनि यहाँ पर महाराज जी भी हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, ये जो पूरे देश में लोग इतने उत्तेजित हैं, आंदोलनरत हैं, क्या लग रहा है, क्या क्या कहना है? ओम नमः शिवदेव्या। जो श्री चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की तीसरा श्री समेत शिखर की स्वर्णपद कूट वाले बाबा श्री चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशद सागर जी महाराज की तीर्थरा समेत शिखर की पावन धरा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हम लोग स्वर्णपद कूट में भी यहाँ पे है। यहाँ पे अपार जन समूह है। आज अपने इंदौर से भी कम से 550 व्यक्ति जैन समाज के आए हुए हैं 12 से 51 और साथ में अजैन लोग भी बहुत लोग यात्रा कर रहे हैं। यहाँ पे अभी जैन से आते हैं, अजैनों की भीड़ है। तो यह बताते हैं कि 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक अजैनों का महाकुंभ बढ़ता है। उसमें अंदाजन 10 लाख आदमी आता है इनका अजैन समाज का। उनकी श्रद्धा है कि अभी जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं ना, 14 जनवरी को गंगा जी में स्नान करते हैं, इनका बहुत बड़ा मेला भरता है। तो वही लक्ष्य लेकर के वो लोग यहाँ पे आते हैं। बोले हम बहुत बड़े स्तर पे आते हैं। हमने पूछा क्यों आते हैं, बोले हम घूमने के हिसाब से आते हैं या हम अपनी मन्नत मांगने आते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। लोग स्वर्णपद कूट पे अभी पूरे तीर्थराज यहाँ 25 लोग है, लेकिन किसी भी नहीं आता। अजैन समाज सबसे ज्यादा स्वर्णपद कूट पे आता है। कहीं तो अपनी मन्नत मांगने आता है, कोई अपने पिकनिक मनाने आता है, कोई घूमने फिरने आते हैं, कोई फोटो लेने आते हैं। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो अभी जैसे कि पूरे देश में चल रहा है बाउंडर की इसको तीर्थ क्षेत्र रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल ना बनाया जाए। क्योंकि पर्यटन स्थल बनाने का मतलब है कोई विदेशी कंपनी बेचना, साथ में मांसाहार की दुकान खुल जाए या कोई शराब की दुकान खुल जाए, कोई ऐसा कार्य होने लग जाए कि हमारा ये पवित्र तीर्थ पे अपवित्र न हो जाए। मेन जैन समाज यही चाह रहा है कि ये पवित्र तीर्थ है, पवित्र था, है और रहेगा, इसको अपवित्र ना घोषित किया जाए। ये तीर्थ क्षेत्र है, पर्यटन स्थल नहीं है। अजैन लोग आओ, कोई दिक्कत नहीं है, वंदना करो, दर्शन करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करे, कोई गंदगी नहीं फैलाए, अभक्ष्य नहीं सेवन करे, कोई मांसाहारी या कोई शराब। हमने अभी भी देखा है, हमने नीचे रोड के ऊपर साइडों में जाते हैं, एक देखते ना तो वहाँ पे बोतलें बड़ी है शराब की। अजैन लोग आते हैं शराब पीने। मतलब ये तीर्थ क्षेत्र है, तो यहाँ पे वैंतरों का भी वास है। हम क्लियर बोल रहे हैं आपको, ये वैंतरों का वास है। कई लोग अजैन लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको बहुत भीड़ हो रही है। हम क्या बात हो गई, बोले हमको पता नहीं क्या हो गया यहाँ थी, हमने क्या तुमने कुछ गलत काम किया। बोला हाँ महाराज जी, बस हमारा वही कारण है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र वैंतरों के द्वारा बंधित है। अगर इसलिए हम तो कई बार बोलते हैं अजैनों को भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपको पूरा जीवन अपना व्यर्थ कमाना पड़े। तो इस सबके लिए मंगल आशीष के तीर्थ पवित्रता है और रहेगा। यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे कि आपको अपने परिवार से भी हाथ धोना पड़े या आपको अपनी जिंदगी खराब हो, ऐसा कोई काम नहीं करे। सरकार का कहना है कि पर्यटक स्थल घोषित करने से और ज्यादा यहाँ का विकास होगा। पर्यटन स्थल विकास हो तो ठीक है, लेकिन अजैन लोग इतना आ रहे हैं, वो जो पीने खाने का काम कर रहे हैं वो तो नहीं हो। आज जैसे हमारे गिरनार जी है, गिरनार सब तरह के शौक चल रहे हैं, कोई भांग का नशा कर रहा है, वो शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई तो ये नहीं है। पर्यटन स्थल का आप इसको तीर्थ क्षेत्र था है और रहेगा, इसको तीर्थ रहने दिए, पर्यटन स्थल घोषित करें। हमारा भी यही कहना है कि इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। अगर इसे तीर्थ स्थल नहीं रहने दिया जाएगा, ये दूसरे लोग यहाँ आएंगे तो उसमें दूसरी चीजें होगी, गलत काम होंगे, जिससे इस तीर्थ की महत्व जो है वो खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे इसमें कोई भी आने की फिर वो नहीं, हम खुद भी सेफ नहीं रहेंगे यहाँ आने के लिए। यहाँ पर आजकल इतनी ज्यादा अजैनों की भीड़ बढ़ रही है। तीर्थ क्षेत्र हमारा, हम लोगों को जो हमारा नारा है कि हमें ये प्राणों से प्यारा है, क्योंकि हमारे यहाँ से अनंत भगवान मुनि मोक्ष गए हैं।
और भगवान हम लोग क्या करते हैं कि रात को 2 बजे चढ़ते हैं पर्वत पर, पैदल चढ़ते हैं, पानी भी नहीं लेते जब तक 6 बजे तक हम लोग नीचे नहीं उतर जाएंगे। अन्न जल का हम लोग त्याग करते हैं, पैदल वंदना करते हैं। और हम लोगों के वस्त्र जो रहते हैं वो धुले हुए वस्त्र रहते हैं, या कोरा कपड़ा पहनते हैं या फिर धुले हुए वस्त्र पहन के हम लोग पर्वत की वंदना करते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। आज की तारीख में आप अयोध्या में जाएंगे या आप गोल्डन टेम्पल में जाएंगे, वहाँ के कुछ नियम कायदे हैं, वहाँ पे उनकी नियम से चला जाता है, मर्यादा की अवहेलना होती है यहाँ पे। हम भी चाहते हैं कि कम से कम जो दिगंबर क्षेत्र है, शाश्वत क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, उसकी अवहेलना न हो। ऐसा लगा ये वर्स्ट व्यू है, जिस तरह से पिकनिक और जिस तरह से पार्टीज हो रही, जिस तरह से फोटो सेशन हो रहा है, ये जैन तीर्थ को पावन क्षेत्र को भ्रष्ट किया जा रहा है। कृपया इस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाए। हम लोग इस चीज से बहुत आहत हुए हैं। आज हम लोगों ने देखा कि मतलब मन दुख हुआ है। हम रात को 2 बजे से चल रहे हैं, आज इतनी हम भूखे प्यासे सब चीजों के लिए, और इतना मन दुख आ रहे हैं।